चलिए, हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छा है नु। क्लास 10th के हिंदी पत्र लेखक VVI क्वेश्चन लेके आए हूँ। नासा सेवा निबंध है, नासा सेवा निबंध है। चलिए पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। अच्छा वीडियो लगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास और भी घंटे को दबा दीजिएगा। चलिए, नासा सेवा में समाज में एक कलंक। नासा सेवा से मनुष्य जीवन में हानिकारक। हमारे देश में नासा का शिकार लोग। नासा सेवा मनुष्य का वे बुरी आदत है जो दिमाग का शिथिल कर देती है। नासा मनुष्य को भूलिया का की दुनिया की सैर करती है। नासा थोड़ी देर के लिए मनुष्य को तनाव रहित कर देती है। नासा कॉफ़ी और कोको से भी होती है। सिगरेट पान, मॉर्फिन पान, डेमक्लोल पान, गांजा पान और ड्रग नासा को देने वाले अन्य सहयोगी खतरनाक थे पदार्थ। जिस प्रकार नासा का सेवन शिकार हमारे देश में दिन पे दिन हो रहा है, गरीबी के साथ साथ अपना जीवन भी एक गलत तरीके से जीने का खोज में लगा गए हैं। नासा का सेवन केवल एक दुनिया में ही नहीं, सभी विदेश में सेवन का शिकार बना हुआ है। अगर इस संसार का नासा मुक्त करना है तो एक नया अभियान शुरू किया जाए। तो नशे में लोग अपने घर, संसार, सब कुछ को भूल जाते हैं, जो एक आम जीवन में बहुत ही प्रभावी बन जाता है। अपने अनुसार अपने मन से जो भी आता है वो करने लगते हैं। देश विदेश में कोकीन का प्रयोग सभी देश विदेश में बहुत जोर से शेयर किया जाता है। अपनी अनुसार से काम को कारण का नासा करती है। नासा के कारण मृत्यु दर। एक रिपोर्ट में अनुसार 2030 तक तंबाकू से हर साल 8 लाख 80 लाख के मौत तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। होने के वाले लोगों को अनुसार लगभग 17 लाख लोगों की मौत 17 लाख देख लेते हैं। 7 लाख लोगों की मौत 7 लाख लोगों की मौत होती है। लाख से ज़्यादा लोग सेकंड हैंड सुमो पर सिगरेट का प्रियंकर होते हैं। 1 अरब लोग तंबाकू सेवा करते हैं के कारण मौत के घटना उतारने वाली 80% और मीडियल इनकम वाले देश में होगी। ज़्यादा विक्रेता विकृत में होते हैं। इनमें से चलिए इतना कुछ हो गया, आगे कुछ लिखते हैं। उसी में भी है। और 200 से 50 माने 250 से ज़्यादा बेहद खतरनाक होते हैं और 50 से ज़्यादा कैंसर कार होते हैं। भारत में बीच में तंबाकू का पद दूसरा बड़ा देश है, जिसके तंबाकू जान
गंवाने वाले आबादी का 6वां हिस्सा भारतीय तंबाकू का सेवन करने वाले पाए गए हैं, जिसमें पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या। भारत में तंबाकू सेवन करने के लिए हर साल में 8 से लेकर 9 लाख लोग की मौत होती है। नशा मनुष्य को बर्बाद कर देता है, शरीर को नष्ट कर दिमाग को भ्रष्ट कर देती है। यह लगभग समझते हैं कि वे ज़्यादा संतुलन देश लोग यह समझ लेते हैं कि वे थोड़ी देर में लिए तनाव रहित हो जाते हैं। लोग यह समझते हैं कि वह मांसाहारी भोजन सकेंगे। लोग समझते हैं कि रोमांच का आनंद में ज़्यादा उठ सकेंगे। लोग समझते हैं कि वह सुबह से ही रहेंगे, लेकिन बात ठीक इससे उल्टी हुई होती है। यह हर नशा करने वाला छोड़ना चाहता है, लेकिन वह एक बार चपेट में जाने के बाद छोड़ नहीं पाता है। फिर लोग नशा सेवन करते ही क्यों है? अधूर जानों को संग साथों होने पर यह औरतों की मजबूरी के कारण तकलीफ मन की शांति भलने ही मिल जाए का दीर्घकालिक से तो घटना ही होता है। समाज की विषमता को नशे सेवन से दूर नहीं किया जा सकता है। नशा मनुष्य का जीवन है। अमीरी गरीबी को खाई में नशा सेवन दूर नहीं कर पाता है। पैराग्राफ चेंज का कहानी ही हानि है। नशा सेवन से शरीर को नसीब हो जाता है। नशा सेवन से पारंपरिक के शांति भंग हो जाती है। पाता है कि पैसे की कमी होने के लगती है और है कि पारिवारिक शांति भंग हो जाती है। पारिवारिक का बारा जाता है। पैसे की कमी होने के कारण डलिया तक बढ़ जाता है। परिवार से बाहर जब आकर निकलता है तो सामाजिक कला पैदा होने लगता है। झगड़ा झंझट होने लगता है। नशा पीकर नशेड़ी शूटर का भी धंधा अपनाने मजबूर हो जाते हैं। नशा सेवन में संयुक्त राष्ट्र का नुकसान होता है। नशा सामग्री का पैसा आतंकवादियों को चला जाता है। इसे पैसे से हुई भारत पर चढ़ाई करते हैं। नशा सेवन में अंतर्राष्ट्रीय शांति का खलल पड़ने लगता है। नशा सेवन की आर्थिक प्रगति रुक जाती है। उसका दिमाग विनाश की ओर जाने लगता है। विनाश की बात उन्हें उल्टी जान पड़ती है। नशा सेवन मानसिक लोगों की ग्रस्त हो जाते हैं। नशा के अभाव में हुए पागल हो जाते हैं। शराब के कैंसर होता है।
लीवर कल जाता है, लीवर खराब है, क्लिनिक की फेफड़े होने लगती हैं, फिर भी कमज़ोर होकर फेल हो जाता है और समरूप शक्ति विलुप्त होने लगती है। अंत में चोरी, पॉकेट मारी, डकैती जैसी बुरी कर्म करने का पड़ते हैं। एक चम्मच में पीना लाभदायक है, लेकिन नशा और अधिक नशे की मांग करता है और नशे धीरे धीरे उसकी गिरावट में आ जाता है। नशा का सेवन पूरी मनुष्य जाति को मानता तो नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, होली पर लिखा होगा, होली पर निबंध बता रहे हैं आप लोग। देखो होली है निबंध। सभी परीक्षा के लिए होली निबंध की प्रकार के भारत के देश में मान्यता जाता है। होली हिंदू महत्वपूर्ण पर्व है। होली हिंदुओं को एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम लोग प्रति वर्ष फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं। हम सभी लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं और हम शाम को अगजा दहन होता है। उसके बाद सुबह उठकर हम सभी लोग अपने में धूलखेली खेलते हैं और कार्ड मिट्टी खेलने के बाद हम सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाब लगाते हैं और हम सभी लोग पुआ को रंग लगा पुआ पूरी खाते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से गले लगते हैं और अपने से बड़े लोगों को रंग लगाकर उन्हें पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम उन्हें कुछ मिठाई खिलाते हैं और सभी लोग रंग गुलाब आनंद लेते हैं। और होली सच्चाई और बुराई का प्रतीक है। होली में अनेक प्रकार के बुराइयों से हटकर हम लोग अपनी होली खेलते हैं। आगे है, होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो धूमधाम से जाता है। होली में हम एक दूसरे को अपनी दुश्मनी भूलकर होली का पर्व मनाते हैं। होली पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग होली के दिन अपने घर को सफाई करते हैं ताकि सारी प्रदूषण समाप्त हो जाए। साथ में ही होली दहन के दिन उंग में अपने घरों ऐसे होलिका को जलाने के लिए अपने घर से लकड़ी जलाने वाली जरूरी चीज़ों को लेकर जाते हैं और एक जगह पे जलाते हैं। उसके एक दिन बाद ही होली धूमधाम से होली को पर्व मनाया जाता है। सुबह पहले रंग गुलाब लगाते हैं सब है और अपने से बड़े लोगों को गुलाब रंग होली धूमधाम से मनाया जाता है। सभी बड़ों को शाम को आशीर्वाद लेते हैं और उसके दूसरे दिन हम मटका फोड़ते हैं और बूढ़ा मजदूर लोग शाम को सभी एक जगह बैठकर नाच गाना, तालाब ढोल बजा
बाजा आदि चीज़ें बजाते हैं और रात भर होली गाते हैं। होली का निबंध हम धूमधाम से मनाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ स्वामी विवेकानंद का एक निबंध लिखे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक निबंध। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उसका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। विचार वर्ष 1884 में पिता के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद को परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उन्होंने खराब आर्थिक हालत में खुद भूखे रहकर भी अतिथियों को सत्कार किया और 1879 ईस्वी में 16 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता में एंट्रेंस पास करके ग्रेजुएशन की और बाद में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। फिर क्या है अभियान। स्वामी विवेकानंद के पैदल ही पूरे देश की यात्रा की और 1893 में शिकागो धर्म संसद में गए और 1896 तक अमेरिका में रहे। स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में राम वृक्ष मठ की स्थापना की। उन्होंने राम वृक्ष मिशन की स्थापना की। उनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ। 1902 में उनका निधन हो गया। निष्कर्ष अब देखो निष्कर्ष में बोला है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं देश की सबसे बड़ी दार्शनिक संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद एक संत व भारत के सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे की रचना की है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में की गई घोषणा के पश्चात से भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखें। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या भौमिक कहावत है कि एक नारी को शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा देने। यह सच भी है क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर युवावस्था
तक अपनी माँ के ही संपर्क में रहता है और यदि माँ शिक्षित हुई तो अनायास ही वह अपने बच्चों को शिक्षित कर सुयोग्य नागरिक बनाने में बहुमूल्य योगदान करती है। नारी शिक्षा का महत्वपूर्ण बहुत है, वस्तु यह राष्ट्रीय महत्व है कि विषय है कि यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने आरंभ में नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण देश में विधवातम मैत्री गागरी लोपामुद्रा और भारतीय जैसी विदुषी नारियाँ हुई हैं और ज्ञान विज्ञान में पुरुषों को भी पराजित कर चकित कर दिया। लेकिन ज्ञान दान की यह धारा मध्यम युग में आकर सूख गई। सच तो यह है कि पुरुष और नारी दोनों ही समाज रूपी रथ को खींचने वाले दो पहिए हैं। एक के भी कमजोर होने में और समाज ठीक से नहीं चल सकेगा। एक अशिक्षित रहने के समाज शिक्षित नहीं रहेगा और समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं रहा तो राष्ट्र कमी भी उन्नति नहीं कर सकेगा। अर्थात यहाँ पे देश में कार्य को नारी की भागीदारी भी है। यह खुशी की बात है कि अंग्रेजों के आगमन और गांधी जी की प्रेरणा से नारी शिक्षा का एक नया अध्ययन अपने देश में शुरू हुआ। नारियां आज पूरी कुशलता से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। देश ने अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया है। वो न्यायाधीश के आसन पर भी विराजमान है। बिहार में तो पंचायतों में उनका आधा हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा के मामले में वे अभी काफ़ी पीछे हैं। अंधविश्वास के गत में वे अभी पड़ी हुई हैं। हमारी अपेक्षित उन्नति न होने का यह भी एक प्रमुख कारण है। यह है कि सचमुच शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन इस संबंध में एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है। वह यह कि अभी जो शिक्षा दी जा रही है वह पश्चिमी शिक्षा है और वहाँ के समाज के ही अनुकूल है। भारतीय समाज दूसरे ढंग का है, अतः अपने समाज के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी स्त्रियों का अधिकांश समय घर पर ही बिताता है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद पर आतंकवाद पर निबंध है, तो देखते हैं इसको हम कैसे। भूमिका देखो, भारत मूलतः शांति प्रिय देश है, इसलिए यहाँ की धरती ने बुद्ध महावीर गांधी जैसी अहिंसक नेता पैदा किए हैं। आतंकवाद की प्रवृत्ति यहाँ है, जमीन से मेल नहीं खाती, परंतु दुर्भाग्य से पिछले 2 दशकों से भारतवर्ष आतंकवाद की लपेट में आता है जा रहा है। सन 1967 में बंगाल में नक्सलवाद का उदय हुआ। पाकिस्तान जब पंजाब में हिंदू सिख को लड़ाने में सफलता न हो पाया तो उसने कश्मीर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी और पाकिस्तान में प्रशिक्षक के आतंकवादियों की यहाँ योजनाबद्ध पैद हुई। नौजवान युवकों को जबरदस्ती आतंकवाद के रास्ते पर डालने के लिए घृणित हथकंडे अपनाए गए। जानबूझकर कश्मीर में भारत विरोधी वातावरण का निर्माण किया गया। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ चलिए क्या देखते हैं। पाकिस्तान कब्जा कर लिया, उनके यहाँ रुकते हैं, कहाँ तक गए थे हम, का निर्माण किया गया। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दिल दहलाने वाले भयंकर अत्याचार किए गए ताकि वे कश्मीर छोड़कर अन्य जो बसे और कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा हो सके। आतंकवाद के रूप में आज आतंकवाद राष्ट्र की सीमाओं को पार करके पूरे विश्व में अपना जाल फैला चुका है। ओसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान की भूमि पर रहकर अमेरिका के ट्विन टावरों को पार भर में भूमिसात कर दिया। आतंकवाद के कारण आज विश्व में जो आतंकवाद फैला है उसका प्रमुख कारण है धार्मिक कट्टरता। ओसामा बिन लादेन, तालिबान, लश्कर-ए-तोयबा, सीरिया, पाकिस्तान, फिलिस्तीन सबके पीछे हैं। सांप्रदायिक शक्तियाँ काम कर रही हैं। आज आतंकवादी आधुनिक तकनीकी का भरपूर प्रयोग करता है। उनके पास विध्वंस की ढेरों सामग्री है।
चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तकनीकी शिक्षा का महत्व क्या है? तकनीकी शिक्षा का महत्व का भूमिका। आजकल तकनीकी शिक्षा सभी सरकारों के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल जाती है। शिक्षा अधिक से अधिक प्रसार के लिए सरकार विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम चलाती है। सर्व शिक्षा अभियान, नारी शिक्षा अभियान, वयस्क शिक्षा अभियान आदि जनसंख्या वृद्धि तथा शिक्षा कार्यक्रमों की वृद्धि के साथ शिक्षितों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। फिर भी आज देश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाई है, जिससे औद्योगिक उत्पन्न का कुल प्रभावित है। आगे देखो महत्व। तकनीकी शिक्षा का श्रम संसाधन में तकनीकी के कुशलता लगती है, जिसके उद्योग के संचालन में सहयोग मिलता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्योग का विकास आवश्यक है और उद्योग के कुछ संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा को होना अत्यंत आवश्यक है। ताकि तकनीकी शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति का तकनीकी दृष्टि से कुशल होना, जैसा शिक्षा कार्य में शिक्षकों का प्रशिक्षित होने, बाजार के विकास के लिए बाजार तकनीकी का ज्ञान होना, मशीनों के संचालन के लिए अत्यंत तकनीक का प्रशिक्षित होना, कृषि विकास के लिए कृषि तकनीकी का ज्ञान होना अत्याधिक है। आज विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में तकनीकी शिक्षा के बिना किसी भी उद्योग का संचालन कठिन है, क्योंकि आज के अधिकांश उद्योग मशीनीकृत भी उद्योग संचालन कठिन है, क्योंकि आज के अधिक उद्योग कहाँ होगा तथा विशाल आकार के होते हैं, जो सामान्य ज्ञान के श्रमिकों द्वारा संचालित नहीं किए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा एक दूसरे महत्वपूर्ण भी है। आज जनसंख्या वृद्धि है, साथ साथ बेरोजगारी भी है, लोग की ज्वलंत समस्या है। तकनीकी शिक्षा लोग की इस समस्याओं का समाधान करने की काफ़ी सक्षम है। तकनीकी रूप से शिक्षित व्यक्ति की उद्योग में रोजगार नहीं मिलने पर स्वरोजगार चलाकर अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं। उपसंहार में लिखना है, अतः सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर ही शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। चलिए एक और 5वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, यदि मैं भारत का
प्रधानमंत्री होता तो निबंध लिखे। यार प्रधानमंत्री पर एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। आ देखो यहाँ पे है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री का आदर्श करो, प्रधानमंत्री भारत के केंद्रीय मंत्रियों के श्रेष्ठ होता है। पद में श्रेष्ठ होने के कारण व्यक्ति के योग्यता में भी सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को दिन रात भारत की भलाई के लिए निश्चितशील होना चाहिए। उसे लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श अपनाना चाहिए। उसे त्याग, ममता पद मान की मूर्ति होनी चाहिए। आत्मकल्पना, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है तो सबसे पहले भारत में सैकड़ों लेल का जाल बिछा देता, शक्ति का साधन का सर्व सुलभ कराता और देश में हर स्तर पर कुटीर तथा लघु उद्योग का जाल फैला देता, प्रत्येक परिवार के योग्य व्यक्तियों को नौकरी देता, लड़के लड़कियों की शिक्षा मुक्ति होती, वे निजी कोचिंग बंद करता, नया व्यवस्था इतनी का सूचित दूरता होती कि किसी न्यायाधीश फैसला गलत होने पर उसने तत्काल अयोग्य घोषित कर बरखास्त किया जाता। आरक्षण व्यवस्थित नहीं होती, इसलिए योग्यता के अनुसार सबको काम मिलाता। सीमा विवाद, सामाजिक विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले का तत्काल समाधान करता ताकि ये नासूर नहीं बने। विज्ञान का इतना नियंत्रित विकसित करता कि असामाजिक तत्व उसका लाभ नहीं ले पाते। चूँकि देश का एक भी आदमी बेकार नहीं होता, इसलिए भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकवाद यदि नामोनिशान नहीं होता। उपसर्ग में आपको लिखना है क्या, मैं देश की पद पर नहीं होते तो देश की हर वक्त चिंता करता हूँ। सोचता हूँ कि यदि समय रहते देशभक्त विकास के संतुलित मार्ग पर ना चले, देश के नागरिकों देश में के प्रति थोड़ा ख्याल ना हो तो राजनीतिक का व्यापारीकरण एक दिन में देश के लोग डूबेगा। जनता सामूहिक विनाश के दलदल में फंस जाएगी। चलिए लिखते हैं दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा का एक अभिशाप। दहेज भूमिका, दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। हमारे सामाजिक संचार इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह प्रथा नारी जीवन
नारी जीवन स्वस्थ रहता है। नारी जीवन की असीमता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। इस प्रथा के चलते नारी जीवन स्रोत का न जाने कितनी कन्याएं इसकी बलेलिवेली पर जल चुकी हैं। वर्तमान काल में इसकी विडंबना दुर्भाग्य है कि दहेज की जबरदस्ती का मांग की जाती है। दूल्हे की भाव है। इसी बुराई की हद यहाँ तक बढ़ गई है कि दूल्हा जितना शिक्षित है, समझदार है, उसका भाव उतना ही तेज है। आज डॉक्टर इंजीनियर का भाव आसमान छू रहा है। यही है सबसे बड़ी विडंबना कि दहेज प्रथा के कुपरिणाम है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम विभिन्न हैं। कन्या के पिता को लाखों का दहेज देने के लिए घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और काला बाजार आदि का सहारा लेना पड़ता है। यह उसकी कन्याएं अयोग्यवारों के माथे पर मढ़ दी जाती हैं। हम रोज समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि आज अमुक शहर में कोई युवती लेर के नीचे कट मरी कि बहू को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, किसी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब घिनौने परिणाम दहेज की रूपी हत्या के ही हैं। इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधान है कि सरकार ने दहेज निरपेक्ष अधिनियम के अंतर्गत दहेज के दोषी को कड़वा दंड देने का प्रस्ताव रखा है, परंतु वास्तव में वह आवश्यकता है जहां जागृति की है। चलिए दोस्त, अच्छा वीडियो लगा शेयर कीजिएगा। चलिए।